चलें, थोड़ी देर में हम लेक्चर को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन हो जाएं, कपल ऑफ मिनट्स में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े और ज्वाइन हो जाएं। आप मेरे साथ ट्यून अप रहें। हमारे पास अभी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम ऑफिशियली लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और मैं वेब कैम शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जी जी स्टूडेंट्स, क्या मेरी मेरी पिक्चर भी आ रही है आपको? क्या वीडियो आ रही है? कमेंट्स में बताएं। जी स्टूडेंट्स, कमेंट्स में बताएं, क्या पिक्चर आ रही है, क्या वीडियो आ रही है? जी स्टूडेंट्स, बताएं। आवाज़ क्लियर है? ओके। तो आज हम टॉपिक हमारा है इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, और उसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। क्या आपको जो पीपीटी स्लाइड है वो बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है उसकी? पीपीटी स्लाइड बड़ी नज़र आ रही है? जी बताएं। कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक, ये हमारा आज का टॉपिक है। जी, ये फौजिया बतूल, ज़रा आप काइंडली माइक बंद कर लें। मैं अपनी लाइटिंग को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग ज़रा बेहतर हो जाए। ये एक मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, ये इधर लगाएं ज़रा। जी, ये आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। आप दर्जाबंदी कैसे करते हैं स्टॉक की, इंतहाई ज़रूरी है। जिस बंदे ने स्टॉक मैनेज करना है और उसने उससे अगर दर्जाबंदी नहीं हो सकती, वो उनको अरेंज नहीं कर सकता, वो उसको मैनेज भी नहीं कर सकता। तो आप ये फौजिया, आप ज़रा काइंडली माइक को म्यूट करें, अपने माइक को म्यूट करें। फौजिया, अपने माइक को म्यूट करें। तो इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर जब तक मैंने ये बोला है, जब तक आप अपने स्टॉक को अरेंज नहीं कर सकते, आप उसकी तरतीब नहीं लगा सकते, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? ये बड़ी सीधी सीधी सी और पढ़ी लिखी बात है।
तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, उसकी तरतीब लगानी आनी चाहिए और ये साइंसी बुनियादों पे होना चाहिए। आपको साइंटिफिक मेथड यूज़ करने चाहिए अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक की तरतीब लगाने के लिए। उसकी रैक्स और शेल्फ में आपने कैसे रखना है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। ये बड़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं और हम ये समझते हैं कि आपको ये इन लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इससे जो है ना वो प्रैक्टिकली अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो उसके लिए जो है ना वो आपने अटेंटिव होके आपने ये लेक्चर सुनना है। जी। अगर मेरी आवाज़ ना क्लियर आ रही हो या प्रेजेंटेशन में कोई मसला आ रहा हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन में हमारे पास है मोड्स ऑफ कैटेगराइजेशन। मोड्स ऑफ कैटेगराइजेशन हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को। हमारे पास सबसे पहला है एबीसी मेथड। उसके अलावा अल्फाबेटिकल और एबीसी में थोड़ा फर्क है, ये मैं आपको फर्क समझाता हूँ। उसके अलावा ड्रग की क्लास वाइज है, डिजीज वाइज है, डोजेज फॉर्म वाइज है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज है, मैन्युफैक्चर वाइज है और प्रेस्क्रिप्शन टाइप वाइज है, मूवमेंट वाइज है और प्राइस वाइज है। ये सारे मेथड्स हैं और किस किस तरीके से आप अपनी जो अद्वियात हैं उनको आप कैटेगराइज करते हैं और अपने पास जो है वो आप उनकी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मोड्स ऑफ कैटेगराइजेशन में एबीसी मेथड है। इसको पारेटो मेथड कहते हैं, पारेटो मेथड या एबीसी मेथड। ये कौन सा मेथड है? आप इस क्लासिफिकेशन के साथ आप प्रोडक्ट की जो यूनिट वैल्यू होती है आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड करते हैं। जो आम रूटीन में इसकी क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ग्रुप ए में जो इन्वेंट्री आती है वो ऐसी इन्वेंट्री होती है 20% जो इन्वेंट्री है आपकी वो 80% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती है और 30% जो इन्वेंट्री है वो आपकी 15% रेवेन्यू को काउंट करती है और 50% इन्वेंट्री आपके 5% रेवेन्यू को काउंट करती है। ये ग्रुप ए बी सी आप तीन तरीके से अपनी इन्वेंट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं और ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं। जी, अब हो रही है शो, अब स्क्रीन शो हो रही है। जी जी स्क्रीन शो हो रही है, ओके। तो आपको मैंने एबीसी मेथड पहला बताया है। एबीसी मेथड, एबीसी मेथड में आप उसकी जो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड करते हैं ए बी सी तीन ग्रुप्स के अंदर। तो जो तीन ग्रुप्स हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं जिस तरह, अगर आपको शो हो रही हो तो। इसमें जो पहला ग्रुप है उसमें आप 20% आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आपके रेवेन्यू का 80% रोल प्ले करती है। हम इसको मिसाल के साथ वाजे कर लेते हैं। अगर आपके पास टोटल इन्वेंट्री है 10 लाख रुपए की, टोटल इन्वेंट्री आपके पास अगर 10 लाख रुपए की है, आपका मेडिकल स्टोर है, उसके अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी है वो आपकी है 10 लाख रुपए की। तो उस 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए की जो अद्वियात हैं, 10 लाख रुपए की अद्वियात में से 8 लाख रुपए की जो अद्वियात हैं वो वो दवाइयां हैं जो कि सिर्फ आपकी 20% इन्वेंट्री है। मीन्स के हाई प्राइस जो आइटम्स हैं वो आपकी ज्यादातर आपके पैसों को कंज्यूम कर रही हैं, यूज कर रही हैं सिर्फ 20%। मिसाल ले लेते हैं, आपके पास 100 तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उनमें से 20, सिर्फ जो 20 प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि जो आपके 8 लाख रुपए खर्च करवा रही है। ठीक है, यानी कि आपने ये समझना है कि आपकी जो हाई प्राइस हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं उनको आपने ग्रुप ए में डालना होता है और आपने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ग्रुप बी इन्वेंट्री आपकी 30% आपकी जो आइटम्स हैं वो आइटम्स आपका 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती हैं।
कुछ 30% ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि 15% रेवेन्यू काउंट करती हैं। अब 10 लाख रुपए का आपके पास स्टॉक था, उसमें से 8 लाख रुपए की आपकी महंगी तरीन आइटम्स हैं, और ऊपर जो 1.5 लाख रुपया है वो ऐसी आइटम्स का है जो 30% कंट्रीब्यूट कर रही है। और सिर्फ 50,000 रुपए की ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपकी आधी इन्वेंट्री को मैनेज कर रही होती है, यानी कि आपकी आधी इन्वेंट्री सिर्फ 50,000 रुपए में आ जाती है। इसको आप जब आप इस तरीके से दर्जाबंदी करते हैं तो उसको कहते हैं पारेटो प्रिंसिपल या एबीसी मेथड। इस जो मेथड का जो फायदा है, it leads to more efficient inventory counts and assures that inventory levels of your highest value items are consistently maintained। आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली मॉनिटर्ड एंड मेंटेन्ड। आप अपनी जो हाई प्राइस वैल्यू आइटम्स हैं वो आप उनको अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज देख लें। It is entirely possible that some low revenue items turn quickly and require more frequent reorders, यानी कि वो ज्यादा, यानी कि लो रेवेन्यू आइटम्स बहुत ज्यादा आपके वो कर सकती हैं। द रेवेन्यू दे ब्रिंग योर बिजनेस डज नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट हाउ पॉपुलर दैट आइटम इज। पैनाडोल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आप अगर किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से पूछेंगे कि जी आपकी फार्मेसी पे सबसे ज्यादा कौन सी दवा बिकती, तो उसने कहना जी पैनाडोल की गोली। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा जनरेट कर रही हो सकता है कि एक टैबलेट जो कि 100 रुपए की आती है, सिप्रोक्सन टैबलेट की बात कर लेते हैं, या हम सेफ्सपान कैप्सूल की बात कर लेते हैं, तो वो अगर एक टैबलेट ही 100 रुपए की है तो चाहे वो एक ही बिक जाए और उसके मुकाबले में आपके 10 पत्ते पैनाडोल के बिक जाएं तो पैसे तो बराबर है। तो इसका यानी कि ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर आपकी कोई दवा ज्यादा तेजी से बिक रही है तो वो महंगी भी है। तो ये पॉइंट था जो इसके अंदर मैंने आपको क्लियर करना था। उसके बाद है अगला मेथड है अल्फाबेटिकल। जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी मैसेज Yes. करें, मैसेज करें, मैसेज। ये फौजिया आप काइंडली मैसेज कर दें। आप कोशिश करें कि आप कमेंट ही करें। आप माइक को म्यूट करके रखें। यस सर। ओके मुनीर, थैंक यू। ओके, तो अगला मेथड है अल्फाबेटिकल मेथड। ये एबीसी मेथड जैसा नहीं है। आपने यूं नहीं समझना कि एबीसी मेथड और अल्फाबेटिकल मेथड एक जैसे ही हैं। एबीसी मेथड आपका आपकी जो रेवेन्यू और जो कॉस्ट आइटम की उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो एबीसी मेथड कहलाता है। अल्फाबेटिकल मेथड का मतलब ये है कि आपने ए से लेकर जी तक अपनी जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी की सारी दवाइयां आपने एक तरतीब के साथ शेल्फ में लगा दी। दोबारा सुन लें, अल्फाबेटिकल मेथड क्या है? एबीसी के हिसाब से आपने ए से शुरू होकर जेड तक या जी तक आपने सारी दवाइयां तरतीब से लगा दी। इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल मेथड। आपके पास आपका सेल्स स्टाफ खड़ा हुआ है, एक पेशेंट आया, उसने कहा जी पल्मोनोल सिरप चाहिए मुझे, पल्मोनोल सिरप। तो आपका स्टाफ अगर अनट्रेंड भी है तो फटाफट वो जाएगा और वो पी के रैक में जाके पल्मोनोल सिरप को उठा के लेके आएगा। ठीक है जनाब? तो आपका ये जो अल्फाबेटिकल मेथड है, इसमें आपकी सारी दवाइयां अल्फाबेटिकल वे से पड़ी होती हैं खानों के अंदर, और उसमें आपको उसको ढूंढने में आसानी होती है। आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं शेल्फ के ऊपर। ठीक है, तो आप में से मुझे ये बताएं, जिसका मेडिकल स्टोर है, जो मेडिकल स्टोर का ओनर है या कहीं पे मेडिकल स्टोर पे काम करता है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपने आपने अपने स्टोर पे अल्फाबेटिकल मेथड यूज किया हुआ है या नहीं। मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपने अपने मेडिकल स्टोर पे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए अल्फाबेटिकल मेथड यूज किया है? जी मलिक शाहजेब टाइप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं। मलिक शाहजेब क्या कहते हैं, उसके अलावा राहील क्या कहते हैं, अभी पता चल जाता है। तो अल्फाबेटिकल मेथड, products are placed according to their names of English alphabets। आइटम्स कैन बी इजीली प्लेस्ड, उनको आसानी से रखा जा सकता है, उनको लोकेट किया जा सकता है, फिर उनको पिक कर किया जा सकता है और ऑडिट किया जा सकता है। समटाइम्स सर्चिंग अ प्रोडक्ट मे बी डिफिकल्ट ड्यू टू रिमिंग अल्फाबेट्स। जी, ये रिमिंग अल्फाबेट्स क्या होते हैं? राहील ने कहा जी कि नहीं, हमने मलिक साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, कंपनी वाइज
किया है, चले इट्स गुड, वेरी गुड। राहील कहते हैं कि जी हम अपने रॉ मटेरियल को अल्फ़ाबेटिकल करते हैं। अच्छा जी, रॉ मटेरियल को अल्फ़ाबेटिकल आप करते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन हम अभी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर की इन्वेंटरी मैनेजमेंट की खसूसी तौर पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बात का जिक्र किया है कि आपको रिमिंग वर्ड्स की वजह से उसको ट्रेस करने में मुश्किल पेश आ सकती है। मिसाल के तौर पे फाल्कन, फाल्कन एक परिंदा है, और फाल्कन अगर सिरप भी हो तो क्या बात है। अगर वो फाल्कन एफ से है तो आप एफ में जाएंगे, अगर वो पीएच से है तो आप पी के खाने में चले जाएंगे। तो रिमिंग वर्ड्स जो हैं या रिमिंग अल्फाबेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको दवा ढूंढने में। ठीक है जी, आपको दवा ढूंढने में मुश्किल पेश आ सकती है। एक और मिसाल ले लेते हैं, क्लैरिसेड। क्लैरिसेड टैबलेट आपको पता है स्टूडेंट्स? क्लैरिसेड के बारे में आपको पता है? इसका मुझे सॉल्ट बताएं, क्या सॉल्ट है इसका क्लैरिसेड का? स्टूडेंट्स, क्लैरिसेड का सॉल्ट क्या है? हाँ जी, क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक दवा का नाम है, एक एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड खानदान है उसका। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन उसका सॉल्ट है। ये मलिक साहब ने लिखा तो है, लेकिन स्पेलिंग भी ठीक कर लिया करें भाईजान। क्लेरिथ्रोमाइसिन की स्पेलिंग ये नहीं होती। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन अब के से भी हो सकती है और सी से भी हो सकती है, तो आप तो स्यापे में पड़ जाएंगे। तो अल्फाबेटिकल मेथड कभी कभार आपको रिमिंग अल्फाबेट्स की वजह से परेशान करता है। तो इसके लिए आपको रिमिंग अल्फाबेट्स के कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि जो मिलते जुलते अल्फाज हैं या मिलते जुलते हरूफ तहजी हैं, उनकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो और सीधा आप मुतलका रैक में पहुंचे। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है जी हमारे पास ड्रग क्लास वाइज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आपको मैं ये बताता चलूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आप ये टेक्निक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आप यूटिलाइज करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं इसको, इतना इंजॉय करते हैं कि आपका जो न्यू स्टाफ है आपने उसको ट्रेन करना है, आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने दवाएं किस तरतीब से रखी, तो वो कौन सी साइंसी तरतीब है, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहली हमने एबीसी मेथड हमने देखा है, दूसरा हमने अल्फाबेटिकल देखा है, तीसरा हमने ड्रग क्लास वाइज देखा है। ड्रग क्लास वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ऐसी फार्मेसीज और ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो कि कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल्स के अंदर। हॉस्पिटल्स में इट्स अ बेस्ट वे टू अरेंज द ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स बाय देयर ड्रग क्लास। मिसाल ले लेते हैं, आप एक हॉस्पिटल में फार्मेसी बना के बैठे हैं, तो वहां पे अब ओमेप्राजोल के आपके मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, टेफ के नाम से भी आता है, ओमिसिड के नाम से भी आता है, राइजिक के नाम से भी आता है। अब आप ये कहते हैं कि जी भाईजान हमें सारे ब्रांड एक ही टाइम पे एक ही जगह में रख लेते हैं, ताकि जब भी किसी पेशेंट की ओमेप्राजोल की पर्ची आए हम अपनी मर्जी का ब्रांड खुद उठा के दे दें। ठीक है जी, तो आपने उसकी ड्रग की जो क्लास है उसके मुताबिक आपने उसकी इन्वेंट्री, आपने ड्रग की क्लास, ये जो पीपीआईज हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, ये ओमेप्राजोल जो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्लास का एक हिस्सा है। इसमें ओमेप्राजोल के अलावा एसोमेप्राजोल भी है, लेंसोप्राजोल भी है, पेंटोप्राजोल भी है, रेबिपेराजोल भी है। ठीक है, तो ये जितने भी पैराजोल्स हैं या ओमेप्राजोल की जितनी भी खानदान की बाकी दवाइयां हैं, अगर वो सारी आपने एक ही रैक में एक ही शेल्फ में रख ली तो उसको हम कहेंगे ड्रग क्लास वाइज। कोई मिसाल दें जनाब, और कोई और मिसाल है आपके पास ड्रग क्लास की? बेहतरीन सी कोई मिसाल दें आप, यानी कि फलां किस्म की दवाइयां जो है ना वो इकट्ठी रख लें। कोई मिसाल अगर आप में से कोई देना चाहे तो जी। कोई मिसाल? नुमान टाइप कर रहे हैं? हाँ जी, एंटीबायोटिक्स, चलें ये वेरी गुड हो गया। एंटीबायोटिक्स की एक मिसाल दे दी इन्होंने कि आपने जनाब एंटीबायोटिक्स इकट्ठे रख दिए। आपने क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन को सबको इकट्ठा रख दिया।
ये कहेंगे जी ड्रग क्लास वाइज आपकी क्लासिफिकेशन है। कितनी मजेदार क्लासिफिकेशन है। एक और मिसाल आई हमारे पास मुनीब की तरफ से। एनसिड्स, नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसिड्स पेन किलर्स को कहते हैं। आप सारी पेन किलर्स को एक ही शेल्फ में रख लें, दे आर कॉल्ड ड्रग क्लास वाइज अरेंजमेंट्स। ठीक है। तो आप जब भी किसी हॉस्पिटल के अंदर आप अपनी फार्मेसी मेडिकल स्टोर बनाते हैं, तब आपने ये वाली क्लासिफिकेशन यूज करनी है। यू विल एंजॉय इट। ठीक है। उसके बाद आगे हम अगली क्लास के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, ये तो हमने पहले इसी के अंदर ही बात हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज बाई दे बिलोंग, जिस क्लास से वो बिलोंग करते हैं उसके मुताबिक रखे जाते हैं। उनको आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है मुतबादल आप दे सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, ड्रग्स की जो क्लासेस हैं वो तीन तरह की होती हैं। केमिकल क्लास, फार्माकोलॉजिकल क्लास और थेरेप्यूटिक क्लास। आप तीन तरीकों से अद्वियात की दर्जाबंदी कर सकते हैं, तीन तरीकों से। तो ज्यादातर जो क्लास होती है वो फार्माकोलॉजिकल क्लास के तहत आप दर्जाबंदी करते हैं। केमिकल क्लास को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। और थेरेप्यूटिक क्लास को अगली टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करता हूं, या अगली स्लाइड में डिस्कस करता हूं। थेरेप्यूटिक लें जी, ये अगली स्लाइड आप देख रहे हैं। डिजीज या सिस्टम वाइज क्लासिफिकेशन लें जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सर से शुरू होते हैं, तो सर में कौन सा निज़ाम होता है जनाब? कमेंट्स में बताएं। सर में कौन सा निज़ाम है जनाब? आपके जो हेड है, हेड में कौन सा निज़ाम है? आर यू हियरिंग मी? आर यू विद मी? नर्वस क्या आप सिस्टम लोग? सर। हाँ जी, नर्वस सिस्टम। मुनीब बाबर, जबरदस्त आपका रिजल्ट है माशाल्लाह, बेहतरीन आप रिप्लाई देते हैं। ये जो बाकी 50-60 लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग भी पार्टिसिपेट करें, इक्वली क्लास के अंदर हिस्सा लें। जो ऑनलाइन क्लास होती है उसको इंगेज करना सबसे मुश्किल टास्क होता है टीचर के लिए। तो क्या मैं आपको इंगेज साथ अपने कर पा रहा हूं? क्या मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं? क्या आप लोग अटेंटिव होकर क्लास ले रहे हैं? यार ये क्लास रूटीन की क्लास नहीं है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग क्लास। आपको ये अंदाजा नहीं है कि आप इससे कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आपकी फार्मेसी, आपका मेडिकल स्टोर कितना बेहतरीन चलेगा। जी, नर्वस सिस्टम। आपके सर में जो सिस्टम मौजूद है वो है नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम। आप क्या करते हैं? आप नर्वस सिस्टम की सारी दवाइयां एक ही खाने में लगा देते हैं। क्या, दोबारा सुन लें। आप नर्वस सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयां एक ही खाने में लगा दें तो वो आपकी सिस्टम वाइज क्लासिफिकेशन कहलाएगी। और अब मुझे बताएं कि सीने में, यानी कि चेस्ट में, इंसान की चेस्ट में कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं? जरा कमेंट्स में बताएं। इंसान की चेस्ट में कौन कौन सर से सिस्टम गुजरते हैं? जरा बताएं बताएं मुझे। रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ज्यादातर जो सिस्टम्स पाए जा रहे हैं वो चेस्ट के अंदर वो सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जीआईटी का थोड़ा सा पोर्शन इसोफेगस की शक्ल में आपकी सीने में से गुजर के पेट में जाता है, तो आप उसको चले ना भी कंसीडर करें तो कोई मसला नहीं है। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो सिस्टम्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके सीने में मौजूद है। और अगर आप निज़ाम तनफ्फुस और निज़ाम दौरान खून की दवाएं एक ही खाने में, एक ही शेल्फ में, या एक ही जगह पे 3-4 शेल्फों में लगा दें तो कितना मजा है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बताएं जरा। अगर आप निज़ाम तनफ्फुस की सारी दवाइयां एक खाने में लगा दें और निज़ाम दौरान खून, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, आप उसकी सारी दवाइयां उसमें, आप जितनी भी उसमें दवाइयां काम करती सारी आप उसमें लिख दें, रख दें, तो ओके नहीं हो जाएगा? आपको कितनी आसानी हो जाएगी। तो सर इन्वेंट्री बहुत मैनेजमेंट। हो जाएगी। हाँ जी मुनीब। हाँ जी, जरा कमेंट करें ना, जरा वॉइस के अंदर भी बताएं। मुनीब क्या बताना चाह रहे हैं, जरा बताएं। वॉइस में भी बता सकते हैं मुनीब। ओके। अच्छा, तो आपको यहीं पे ही मैं आगे अगला नुक्ता देने लगा हूं। अगला नुक्ता जरा बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। एक सिस्टम में एक बीमारी नहीं होती। एक सिस्टम में एक बीमारी
नहीं होती। दोबारा समझ लेना है, ये मैंने लफ्ज लिखा है डिजीज का, डिजीज का मैंने लफ्ज लिखा है, डिजीज का। तो सिस्टम के साथ मैंने डिजीज की भी बात की है। तो एक सिस्टम में एक बीमारी ना होने का मतलब क्या है? आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहली बीमारी है हाइपरटेंशन, दूसरी बीमारी है एंजाइना पेक्टोरस, तीसरी बीमारी है एरिथमिया, चौथी बीमारी है स्ट्रो, क्या उसको कहते हैं, ब्लॉकेज, जो आपकी वेन्स की ब्लॉकेज होती है, हाँ, कार्डिक अरेस्ट, आपकी ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं। तो आप अगर हर एक बीमारी की दवा उसके अलग अलग पोर्शन के अंदर रखेंगे तो मजीद आसानी हो जाएगी। हाँ, MI, हाँ जी बिल्कुल, मायोकार्डियल इंफेक्शन, वेरी गुड, जबरदस्त है। हाँ जी, एम्बोलिज्म एक बीमारी का नाम है। तो ये दिल की कितनी बीमारियां हो गई। अब हम आगे आ जाते हैं। GIT, जो निज़ाम है जो आपके पेट के अंदर मौजूद है, आपका निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी बीमारियां क्या हैं जी? पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर बीमारी है, आप उसको अलहदा से रख लें उसकी दवाओं को। फिर जनाब आप आगे क्या उसको कहते हैं, डाइसेंट्री, लूज मोशंस की, लूज मोशन की, गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर की तकरीबन मिलती जुलती चीज है, आप उसको उसके साथ ही रखें। तो लूज मोशंस, डाइसेंट्री, आप उसकी दवाइयां यानी कि अलहदा रख लें। आप पेट में आप GIT के अंदर एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, फ्लैजल वगैरह, टिनिडाजोल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, उनको उनको आप यानी कि सिस्टम के अंदर डिजीज वाइज रख लें। क्या कह रहे हैं? सिस्टम के अंदर डिजीज वाइज। दोबारा सुन लें, एक ही सिस्टम की दवाइयां आपने एक पूरा रैक, एक पूरी शेल्फ तैयार की, उसमें 5 रैक हैं। तो 5 रैक्स में से एक रैक में आप जनाब गैस्ट्राइटिस की दवाइयां रख लें, एक में जनाब आप डायरिया की दवाइयां रख लें, एक में आप कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां रख लें। ठीक है जनाब, कॉन्स्टिपेशन की रख लें, एक में आप एंटी हेमराइड्स की दवाइयां रख लेते हैं। ठीक है, आप जनाब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दवाइयां रख सकते हैं, IBS की। तो जनाब आपकी दर्जाबंदी होगी डिजीज वाइज। ओके, नौजिया की आप दवाइयां रख सकते हैं, यस वेरी गुड। तो क्या आपकी सिस्टम के अंदर डिजीज वाइज दर्जाबंदी हो गई? तो क्या आपको ये मजा नहीं आ जाएगा कि जब आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे? ठीक है, इसके बाद एंटीमेटिक्स, चलें नौजिया के लिए एंटीमेटिक्स को हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे क्लासिफिकेशन है, ये भी बड़ी कमाल की क्लासिफिकेशन है, डोजेज फॉर्म वाइज क्लासिफिकेशन। डोजेज फॉर्म वाइज कौन कौन सी डोजेज फॉर्म्स होती हैं जनाब? ये होती क्या है डोजेज फॉर्म? Products are placed according to shape in which they are packed and supplied. डोजेज फॉर्म उर्दू में कहेंगे अद्वियाती शक्ल। दोबारा सुन लें, डोजेज कहेंगे दवा को या खुराक को, या अद्वियाती शक्ल, अद्वियात ये ड्रग्स को कहेंगे ना। तो उसकी जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब है शक्ल। तो डोजेज फॉर्म का मतलब है एक अद्वियाती शक्ल, दवा किस शक्ल में, किस खुराक में दी जा सकती है, उसको डोजेज फॉर्म कहते हैं। तो अद्वियात मुख्तलिफ शक्ल में दी जा सकती हैं। सबसे पहले टैबलेट्स, कैप्सूल्स और साशेस, ये सॉलिड होते हैं और मुंह से दिए जा सकते हैं, सॉलिड हैं और मुंह से दिए जा सकते हैं, इनको हम सॉलिड ओरल सॉलिड्स कह सकते हैं। उसके बाद सिरप्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशंस हैं, एलिक्सर्स हैं, ये लिक्विड्स हैं लेकिन ये भी मुंह के रास्ते से दिए जा सकते हैं। फिर क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, पेस्ट हैं, ये सेमी सॉलिड्स हैं, इनको आप टॉपिकल्स भी कहते हैं। और पीछे बचते हैं इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन्स, इनको पारेंटल्स कहा जाता है, जो सुई के जरिए जिसमें दाखिल किए जाते हैं, ये टीका जात आप कह लें। तो जनाब आपकी ये अद्वियाती इश्काल पाई जाती हैं। और क्या आपने मेडिकल स्टोर के ऊपर इनको डोजेज फॉर्म वाइज अपनी दवाओं को रखा हुआ है? यस और नो बताएं जरा, कमेंट्स में बताएं। क्या आपने अपने मेडिकल स्टोर पे अपनी दवाओं को डोजेज फॉर्म वाइज रखा हुआ है? ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज्यादातर, आप क्या करते हैं कि आप कैप्सूल्स और टैबलेट्स को, चूंकि ज्यादातर इन्वेंट्री जो होती है आपकी 70% तक, 80% तक जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो आपकी टैबलेट्स और कैप्सूल्स या सॉलिड डोजेज फॉर्म के ऊपर मुश्तमिल होती है।
तो जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उस वो ज़्यादातर आपकी शेल्फ का ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म यूटिलाइज कर रही होती है, तो उसके लिए आपने उसको रखना है सबसे पहले सॉलिड डोजेज फॉर्म को, यानी कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स को आप सामने फ्रंट डिस्प्ले देते हैं। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जो सिरप्स हैं वो आप शेल्फ के अंदर अलग से निचले खानों में रखते हैं, ऐसे ही है। शेल्फों में आप निचले खानों में रख लेते हैं सिरप्स को ताकि वो ऊपर से गिर के टूटे ना। उसके अलावा आपने ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स अलग अलग आपने रखी हुई होती हैं बाकी दवाइयों से मुख्तलिफ हट के। आपने इंजेक्शंस को अलग से एक खाने में रखा हुआ होता है। क्या आपने रखा होता है कि नहीं रखा होता? आई थिंक रखा होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि जी वो बिल्कुल उन्होंने इसी तरतीब से रखा होता है। तो आज के बाद, आज से पहले आपको इस दर्जाबंदी का नाम नहीं आता था। आप इन्वेंट्री तो मैनेज कर रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये दर्जाबंदी कौन सी है। लेकिन आज आपको ये पता चला कि ये डोजेज फॉर्म वाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। आप डोजेज फॉर्म वाइज दवाओं को रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कॉम्बो ऑफ वन मेथड भी बताऊंगा आपको। कॉम्बो ऑफ वन मेथड यानी कि आप एक से ज्यादा मेथड्स भी यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, ठीक है। जिस तरह आप ये डोजेज फॉर्म को के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो साथ आप इसके अलावा और भी इसके अंदर भी मेथड को दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है जी अगला मेथड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज मैन्युफैक्चरर्स supply their products to retailers through their designated distributors having license on Form 11। जिन बंदों के पास फार्मेसी के यानी कि फॉर्म डी के लाइसेंस के ऊपर या फार्मासिस्ट के लाइसेंस के ऊपर फॉर्म 11 होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने सिर्फ एलोकेटेड एरियाज में ही काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई गुजरावाला का है, कोई गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो सिर्फ अपने ही जिले में काम कर सकता है या अपनी तहसील में काम कर सकता है, जितना एरिया उसके साथ तय हुआ है कंपनी का। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं कि जो नेशन वाइड सप्लाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सप्लाई देते हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स की क्या मिसाल है? ये जो नेशन वाइड है वो मैं आपको बता रहा हूं, मुलर एंड फिप्स, M&P, ये नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है। गेट्स का नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर, गेट्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है जी। आईबीएल और यूडीएल ये भी नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये जो मैंने नीचे 3 लिखे हैं ये लोकल्स हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इनका मैंने रैंडम नाम लिखा है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अब मुझे आप स्टूडेंट्स ये बताएं, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि आईबीएल कौन से अल्फाज का मुखफ़फ़ है? आईबीएल कौन से अल्फाज का मुखफ़फ़ है और यूडीएल कौन से अल्फाज का मुखफ़फ़ है? और यूडीएल और आईबीएल में कौन कौन सी कंपनीज को वो डील करते हैं नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में? आईबीएल के थ्रू हमें कौन सी कंपनीज की सप्लाई मिलती है? आप में से कोई कोई पर्सन बताना पसंद करेगा? जी, अब्बास शायद बताना चाहते थे लेकिन म्यूट कर गए हैं। ये बता दें कि आईबीएल या यूडीएल के पास पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं नेशन वाइड? आप में से कोई बताना पसंद करेंगे? जी, ओके जी। ये नुमान ने लिखा है सर्ल कंपनी है, दी सर्ल कंपनी। अब ये नुमान ने स्पेलिंग सर्ल के गलत लिख दिए हैं, तो ये आईबीएल डील करता है। बिल्कुल ठीक है, सर्ल आईबीएल यानी कि डील ही करता है, लेकिन सर्ल को की स्पेलिंग आपने ठीक कर लेनी है। और आईबीएल का मतलब है इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड। आईबीएल मींस इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड। तो आपने अगर गौर करना है तो आप ये देखेंगे कि जो आपके एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे जो अद्वियात पड़ी हुई हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज हैं।
क्योंकि वो उनके जो परचेजर है उसको ऑर्डर लेने में या देने में आसानी होती है, ऑर्डर लिखवाने में आसानी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर वाइज क्लासिफिकेशन की हुई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर वाइज क्लासिफिकेशन की हुई है? बताएं ज़रा, कमेंट्स में बताएं। जी, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स वालों ने अपनी सहूलत की खातिर क्लासीफाई की हुई हैं दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, ताकि उनका जब कोई बुकिंग मैन आए तो वो खाने के सामने खड़े हो जाएं और वहां से उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी दवा जो है ना उसको दोबारा हमने उसका ऑर्डर रिपीट करना है। ऐसे ही है? हाँ जी, बताएं जी। ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अब तक आपके पास जो मशहूर किस्म की, ये जो रेज हैंड हुए हैं, जरा ये रेज, हाँ जी रेज किया, चले लोड कर लें हैंड्स को। कमेंट्स में बताया करें, मैं उस तरफ तवज्जो जरा कम देता होता हूँ, आप कमेंट्स के अंदर बताया करें। ठीक है। तो जनाब, आपकी जो क्लासिफिकेशन अब तक मैंने जितनी भी पढ़ाई हैं उनमें से अब मैं कॉम्बो बताने लगा हूँ। आपका जो मेडिकल स्टोर है उसमें अद्वियात जो पड़ी हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज हैं, और उसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपने उसकी अद्वियात को डोजेज फॉर्म वाइज रखा हुआ है। तो आपने दो तरह की टेक्निक्स को एट अ टाइम इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पहले ये पता नहीं था। ठीक है। तो जनाब, आपको आज मैंने ये बता दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर वाइज भी क्लासिफिकेशन के साथ साथ डोजेज फॉर्म वाइज भी कम्बिनेशन उसके साथ ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, यूबीएल है जी, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड सिंस 1947, 1947 से यूडीएल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई देता है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद है जी और अगली बड़ी मजेदार क्लासिफिकेशन है जी, मैन्युफैक्चरर या कंपनी वाइज क्लासिफिकेशन। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या तो अद्वियात को यहाँ पे लोकली बनाते हैं या इंटरनेशनली बनाते हैं, और या तो दवाएं या तो कंपनियां मल्टीनेशनल होती हैं या नेशनल होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की मिसालें आपके सामने मैंने लिखी हैं, एबट है, जीएसके है, फाइजर है। और जो नेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान की, वो सामी है, गेट्स है, फिरोज है। ये नेशनल कंपनीज हैं। और अगर आपने अद्वियात को कंपनी वाइज या मैन्युफैक्चरर वाइज लगा दिया है तो वो है मैन्युफैक्चरर वाइज या कंपनी वाइज क्लासिफिकेशन। लेकिन जी अब यहीं पे मैं आपको एक कॉम्बो बताने लगा हूं, दोबारा एक फिर कॉम्बो, ट्रिपल कॉम्बो बताने लगा हूं। आपने सबसे पहले लॉन्च की डोजेज फॉर्म वाइज क्लासिफिकेशन, आपने कैप्सूल्स और टैबलेट्स को सेपरेट रखा। उसके अंदर आपने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को डाला। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपने उसके थ्रू आने वाली कंपनीज को उनके रैक्स में रख दिया, अलग अलग रैक्स के अंदर। मिसाल के तौर पे आईबीएल से फाइजर आई। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, फाइजर मेरा ख्याल है यूडीएल के पास है। तो आईबीएल से सरल आई। ठीक है। तो सरल के अलावा अगर फाइजर आई है तो आप फाइजर की सारी दवाइयां इकट्ठी रख दें और सरल की दवाइयां इकट्ठी रख दें अलग अलग अपने अपने खाने में। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मैन्युफैक्चरर वाइज क्लासिफिकेशन हुई कि ना हुई? जरा कमेंट्स में बताएं जनाब। क्या ये मैंने आपको ट्रिपल कॉम्बो बताया है? बताएं जरा। क्या आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मैन्युफैक्चरर वाइज क्लासिफिकेशन की हुई है? हाँ जी, काविश कह रहे हैं जी बिल्कुल की हुई है, मुनीब भी कह रहे हैं कि जी दिस इज बेस्ट, वेरी गुड। ठीक है, ऑलमोस्ट, हाँ जी इन्होंने भी की हुई है। तो बाकी स्टूडेंट, ये ज्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि कमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के, को चार पांच मेरे बड़े जियाले स्टूडेंट्स हैं वही रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी जो हैं वो खामोश हैं। 70 से ऊपर हम लोग मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पार्टिसिपेशन जो है वो क्लास की इंगेजमेंट पार्टिसिपेशन वो मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। तो बाकी लोग क्यों नहीं वो कमेंट करते? सोए हुए हैं, काविश कह रहे हैं कि सोए हुए हैं। तो फिर सोए हुए जब बंदा सो रहा होता है तो असल में वो सो नहीं रहा होता, उसका नसीब सो रहा होता है। क्यों जी काविश साहब? जब बंदा सो रहा होता है और ऐसे टाइम पे सो रहा होता है जब उसको सोना नहीं चाहिए, तो क्या होता है? उसका नसीब सो रहा होता है। तो काविश ने एंडोर्स किया मेरे इस जुमले को, कमेंट्स, मेरे कमेंट को उसने एंडोर्स किया है।
मलिक साहब ने कमेंट किया जी, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो जनाब हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मैन्युफैक्चरर वाइज क्लासिफिकेशन डाल दी। और एक और मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे अल्फाबेटिकल भी डाल सकते हैं। कैसे? देखें, आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास से एबट आती है, उसके बाद केजी आती है। चेजी नहीं कहना, केजी कहना, केजी। ठीक है, इससे आपका ये नहीं होता क्लैनल कंपोजिट और ये एटम इनहेलर या एटम सॉल्यूशंस जो आते हैं, उस कंपनी का नाम है केजी फार्मा, उसको चेजी नहीं बोलना आपने। ठीक है, तो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास से आपको एबट एबट मिली। अब एबट के बाद आपको केजी मिली, और केजी के बाद जनाब आपको क्या मिली, अपना क्या हम बात कर सकते हैं, प्लाटिनम मिल गई। चले प्लाटी वो तो प्लाटिनम तो पी बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। एफ से फिरोसन्स मिल गई, फिरोसन्स मिल गई। उसके अलावा जनाब आपको गैट्स मिल गई। ठीक है जी, ये तो अब ये आप ये देखें कि अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर से 5 तरह की कंपनियां मिल गई। अब आपने कौन सी कंपनी पहले लगानी है? वो वेरी सिंपल है भाईजान, आप जिस कंपनी का अल्फाबेट पहला है, आप यानी कि एबट को पहले लगा दें। ठीक है ना जी, ब्रूक्स को दूसरे नंबर पे लगा दें, केजी को तीसरे नंबर पे लगा दें, नो प्रॉब्लम। तो आप ने अब क्वाड्रिपल कॉम्बो बना दिया जनाब। क्वाड्रिपल, क्वाड्रिपल का मतलब है 4 छक्के लगा दिए आपने इकट्ठे ही, कि आपने उसके अंदर आपने अल्फाबेटिकल भी घुसा दी, आपने डिस्ट्रीब्यूटर वाइज भी घुसा दी, फिर जनाब डोजेज फॉर्म भी घुसा दी, मैन्युफैक्चरर भी घुसा दिया। तो जनाब ये आपकी क्लासिफिकेशन है। एक और भी आगे मैं बताने लगा, आपके होश उड़ जाएंगे जनाब। आपने एबट लगाई, ब्रूक्स लगाई, केजी लगाई, एबीसी लग गई। उसके बाद आपने अब एबट के अंदर एबोकाल को पहले रखना है। जो आपका एबोकाल गोली है, आपने उसको एबोकाल को पहले रखना है। ठीक है, उसके बाद च्यूकाल को उसके बाद रखना है। आप समझ रहे हैं कि आपने मैन्युफैक्चरर के अंदर भी अल्फाबेटिकल मेथड लगा दिया। मैन्युफैक्चरर के अंदर अल्फाबेटिकल मेथड, ऐसे ढूंढेंगे ना आप दवाई, क्या बात है। ठीक है, हाँ जी, दवा ढूंढने में आसानी हो जाएगी। क्या आप इस तरह अद्वियात का काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं? क्या हमारा आज का लेक्चर आपकी इन्वेंट्री और स्टॉक को मैनेज करने में कोई रोल प्ले करेगा? जी, हाँ जी, बताएं जी, कमेंट्स में बताएं। आपने एबट कंपनी के अंदर उसकी अपनी दवाओं को अल्फाबेटिकल लगा दिया, कैसी मजेदार बात है जनाब। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे लेक्चर का टाइम भी शॉर्ट रह गया, तो साथ साथ हमने वो भी कवर करना है। अच्छा जी, प्रेस्क्रिप्शन टाइप वाइज एंड इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा हिदायतनामा जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है, जो कि एक पेशेंट को अद्वियात जारी करने के लिए अथॉरिटी मुहैया करता है। ठीक है, 2 तरह की प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। 2 तरह की, यानी कि मेडिसिन 2 तरह की होती हैं प्रेस्क्रिप्शन वाइज, विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली 2 तरह की दवाएं होती हैं, एक होती हैं POM और दूसरी होती हैं OTC। ले जी, अब जो स्टूडेंट POM बताएगा, POM क्या होता है, तो मेरी तरफ से तारीफ पाएगा जनाब। POM, व्हाट व्हाट इज मेंट बाय POM? जी, स्टूडेंट्स कमेंट्स करें, कमेंट्स करें। POM का मतलब क्या है, OTC का क्या मतलब है? ओके, बड़े माशाल्लाह हमारे जहीन स्टूडेंट हैं। सही आंसर दिया है बिल्कुल। OTC का मतलब है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। और POM का मतलब है प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगा हूं ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि जिन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ ली है। तो प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन में से कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको आपने इंदराज जिनका करना होता है। आपने पंजाब ड्रग रूल्स के अकॉर्डिंगली उन दवाओं का आपने इंदराज भी करना होता है बेचते वक्त। वो जो दवाएं हैं, वो कौन से शेड्यूल का हिस्सा है? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फॉरेंसिक फार्मेसी या लॉ पढ़ चुके हैं, तो
कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जिस शेड्यूल के तहत, कौन से ऐसे स्केड्यूल्स हैं जिनके तहत आपने उनका इंदराज करना होता है बेचते वक्त, कानूनी तकाजा है? जी, ये अब मुश्किल सवाल था, ये शायद आपको ना आए। शेड्यूल जी नहीं होता, शेड्यूल जी नहीं। नारकोटिक्स का एक शेड्यूल है, उसका नाम बताएं, उस नारकोटिक्स के शेड्यूल का नाम बताएं। चलें मैं बता देता हूं। शेड्यूल बी और डी, शेड्यूल बी और डी की दवाएं नुस्खे के ऊपर दी जाती हैं, और जो जी वाली भी नुस्खे पे दी जाती है, लेकिन बी और डी वाली उनका इंदराज करना इंतहाई जरूरी होता है आपके कंट्रोल ड्रग रजिस्टर के अंदर। कानूनी तकाजा है, आपकी कानूनी गवर्नमेंट के ऑफिशियली जो है ना वो मेंशन किया हुआ है लॉ के अंदर। तो शेड्यूल बी और डी की दवाएं जो है ना वो आपने इंदराज करनी होती हैं। तो जनाब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रेस्क्रिप्शन एक होता है प्रेस्क्रिप्शन देख के दवाएं दे देना। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लें। प्रेस्क्रिप्शन देख के दवाएं दे देना और एक होता है प्रेस्क्रिप्शन देख के उनका इंदराज करके दवाएं देना। दोनों में फर्क है। दोनों प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हैं, लेकिन एक पीओएम ऐसी है जो कि विदाउट रिकॉर्ड पीओएम है, एक है विद रिकॉर्ड पीओएम है। हाँ जी, आर यू विद मी? क्या आप क्लियर हैं इसके ऊपर? पीओएम दो तरह की यस होती सर। है। मुनीब, वेरी गुड, थैंक यू, आपने रिप्लाई किया। तो पीओएम दो तरह की हैं, एक है नुस्खा देख के आपने दवा को चलता किया मरीज के साथ। मिसाल के तौर पे किसी मरीज की लिखी हुई है इंडिरॉल टैबलेट, तो अगर इंडिरॉल टैबलेट लिखी हुई है तो आपने उसको नुस्खे के ऊपर दे दी और उसको चलता कर दिया, आपने उसके नुस्खे का रिकॉर्ड मेंटेन ना किया। लेकिन अगर किसी मरीज की दवा लिखी हुई है डेल्टा कॉर्टल, डेल्टा कॉर्टल जिसमें जेनेरिक है प्रेडनिसोलोन, तो वो एक स्टीरॉयड है जिसका इदराज करना कानूनी तकाजा है। तो पीओएम वो पीओएम भी है, लेकिन साथ आपने उसका इदराज करना भी है और उसका प्रेस्क्रिप्शन भी रिकॉर्ड करना है अपने पास। हाँ जी, ठीक है। तो आपने अगर दर्जा बंदी ऐसी की हुई है अद्वियात की जिसमें आपने पीओएम दवाइयां अलहदा रखी हैं और ओटीसी दवाइयां अलहदा रखी हैं, तो जनाब वो आपकी दर्जा बंदी है, आपकी प्रेस्क्रिप्शन टाइप वाइज क्लासिफिकेशन। तो मैं ये आपको अभी अब जब आपसे पूछूंगा तो आपने कहना जी बिल्कुल, आपने ओटीसी दवाइयां अक्सर अलहदा रखी होती हैं, तो आपने उस क्लासिफिकेशन को यूटिलाइज किया हुआ है, अंदर खाते आपने यूटिलाइज किया हुआ है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। बस मुझे जरा मुझे बताएं तो सही कमेंट्स के अंदर, क्या आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स अलहदा रैक में रखी हुई हैं, अलहदा जो फ्रंट का काउंटर है उसमें आपने रखी हुई हैं? ठीक है, तो आपने ये वाला मेथड भी यूटिलाइज किया हुआ है, आपने ये वाली इन्वेंट्री की ये वाली टेक्निक भी इस्तेमाल की हुई है, लेकिन आपको पता नहीं। ठीक है, तो जनाब हम यहाँ पे मौजूद हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रैक्टिकली चीजें बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहां से हम आगे चलते हैं। ले जी, मूवमेंट वाइज क्लासिफिकेशन है जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, फास्ट मूविंग है, मीडियम मूविंग है और स्लो मूविंग है। जो बहुत बहुत ज्यादा बिकती हैं वो आप अपने शेल्फ के पास रख लेते हैं, यानी कि जो कैशियर होता है या आप यहाँ पे लड़के अक्सर खड़े होते हैं, फास्ट मूविंग वहां वहां रख लेते हैं, मीडियम मूविंग थोड़ी बैक पे रख लेते हैं, और जो स्लो मूविंग है वो आप उधर स्टोर में ही रखाते हैं फिर। ठीक है, तो आपने उसकी यूजेज के ऊपर या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन करनी है वो मूवमेंट वाइज क्लासिफिकेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है जी प्राइस या वैल्यू वाइज क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट ऑफ आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी तीन तरह की टाइप्स हैं, एक होती है हाई वैल्यूड आइटम्स। हाई वैल्यूड आइटम्स, क्या आपने अपनी महंगी दवाइयां ताले में नहीं रखी हुई? क्या आपने महंगी दवाइयां ताले में नहीं रखी हुई? बताएं, कमेंट्स में बताएं, महंगी दवाइयां ताले में नहीं है? जी जो शार्ट्स हैं वो हम ताले वगैरह में रखते हैं, मतलब जो मेडिसिन शार्ट होती है वैल्यूम ओके की ओके। देखो वो आ नहीं रही है पीछे से, उनको फिर हम ड्रा वगैरह में रखते हैं। नहीं, वो तो उसकी वो है ना शॉर्ट की कैटेगरी के ऊपर आपने उसको, जो महंगी, मैं उसकी कीमत के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर अगर कीमत उसकी ज्यादा है तो वो आपने ताले में रखी होती है। अच्छा, मुनीब कह रहे हैं कि जी हमने ताले में दवाइयां नहीं रखी। अच्छी बात है, आप ना रखें दवाएं ताले में। आपका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आप दवाएं ताले में ना रखें।
नो सर, मेडिसिन नहीं रखी हमने तो। लेकिन कुछ दवाइयां आपको रखनी चाहिए। जो पॉइजन होते हैं, वो पॉइजन जो है ना वो ताले में रखने होते हैं, वो लॉक एंड की में होने चाहिए। लॉक एंड की में पॉइजन कौन हाँ जी, सी वो ऐसी दवा है जिसके ऊपर पॉइजन लिखा नार्कोटिक हो? जो होती है वो रखी थोड़ी सी, जो कार्ड्स हाँ हैं जी, लेक्चर होंदा पिया। नुमान और हाफिज अब्दुल हन्नान मेरा ख्याल है। आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं, ब्रांड नेम बताएं, ब्रांड नेम बताएं जो कि आपने जिसके ऊपर पॉइजन लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा कोई पैकिंग बताएं जिस पे पॉइजन लिखा है, बताएं जो आप बेचते हैं। जरा डिटेलिंग जरा समझाइएगा जरा। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आपके पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके ऊपर डब्बी के ऊपर लिखा होता है पॉइजन, कोई है ऐसी दवाइयां? पीरियड है सर। क्या? पीरियड। पिरिट? नहीं समझा मैं। पीरियड जो लिक्विड होता है वो जख्म नहीं नहीं, वगैरह साफ। वो नहीं, वो मैं लेनॉक्सन, यार ये अबू बकर ने बताया है, लेनॉक्सन। लेनॉक्सन के ऊपर पॉइजन लिखा होता है, ठीक है। लेनॉक्सन के अलावा और किस पे लिखा होता है जरा बताएं जी। लेनॉक्सन के अलावा और किस पे लिखा होता है? थायरॉक्सन पे? तो क्या थायरॉक्सन और लेनॉक्सन एक जैसी चीज नहीं है? बताएं। तो जो आपकी ऐसी आइटम्स हैं जो कि बड़ी सिक्योर्ड आइटम्स हैं, उनको लॉक एंड की में रखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो लॉक एंड की में आपने उसको, उसके ऊपर जो अगर वो मेंशनड है, अगर उस पर पॉइजन मेंशनड है तो आपने उसको लॉक एंड की में रखना है, ये कानूनी तकाजा है। तो जनाब आपकी ये जो प्राइस और वैल्यू वाइज क्लासिफिकेशन है, आप जो सबसे महंगी आइटम जो वो ताले में रखते हैं, इकोनॉमिकल आप जो है वो पीछे रख लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल फ्रंट पे रख लेते हैं, तो ये भी आपकी क्लासिफिकेशन है। आप इस तरीके से भी मामला हल कर सकते हैं। ले जी, अब तक हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं, इनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। क्वेश्चन पूछें जनाब। जी, काविश कह रहे हैं, मुनीब कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। मुनीब ने कमेंट किया है, नो सर लेक्चर इज ऑसम गुड। अच्छा जी, ये ओपीएम जो है ना वो दवाई की शक्ल में हमारे पास वहाँ पे ऐसे नहीं पड़ी होती, जिस पे पॉइजन लिखा हो। हमने वो दवाएं देखनी होती हैं जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो बहुत कम होती है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो कि थोड़ी मिकदार में तबाही मचा देती हैं। उनको हम जो है ना वो पोटेंट ड्रग्स कहते हैं, और उनकी थेरेप्यूटिक विंडो और थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है ना वो हमने उनको मॉनिटर करना होता है। तो ओपीएम जो है वो एक ऐसी दवा नहीं है जिसको हम खाने में रख सकें। तो ओपीएम में से मॉर्फिन निकलती है, वो हम खाने में रखते हैं, लेकिन वो भी लॉक एंड की में होती है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछें। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। कल भी हमारा लेक्चर होगा इसी वक्त 4 बजे। तो कल मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा कि आप इन्वेंट्री को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और क्या आपने अपने इन्वेंट्री को कंप्यूटराइज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, और उससे जो है ना वो आपकी कितनी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। अगर आप अपनी अपने मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस कितना शानदार हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी कल हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा, बड़ा नॉलेजेबल लेक्चर होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आप एम्स ग्रुप के इस इनिशिएटिव को दाद देते रहा करें। और मेरा ख्याल है कि आपको हमारी मैनेजमेंट को बाकायदा वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि आपके लिए एक प्रैक्टिकली ये चीज़ें लेके आते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर सकें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।